हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस किए एंड आज हम करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीमेंट्स। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीमेंट्स हैं वो 6 कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं। तो एग्रीमेंट्स क्या हैं, इनकी डिटेल हम फर्दर सेशंस में करेंगे। आज हम इस सेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी चार्ट को डिस्कस करते हैं। मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एग्रीमेंट्स थे जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे। जब गैट को रिप्लेस कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो उसमें क्या था, गैट के बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे जिन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट्स को आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू किए गए। तो इस एग्रीमेंट्स की 6 कैटेगरीज बनाई गई। तो उनमें से फर्स्ट कैटेगरी थी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स। जो ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है जी गैट में भी था। तो गैट को रिप्लेस कर जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो गुड्स कैसी होंगी, गुड्स के एग्रीमेंट्स क्या होंगे, तो इसको इसमें डिफाइन किया गया। तो इसमें 7 प्रोविजंस हैं, 7 टाइप्स की एग्रीमेंट्स हैं। और जो फर्स्ट है गैट 1994, ये क्या डिफाइन करता है, जो 1947 से लेकर 1994 तक गैट था वो वर्क कर रहा था। इसकी जो नेगोशिएशन थी, जो अमेंडमेंट्स थी, री अमेंडमेंट्स थी, इन सबको गैट 94 में इंक्लूड कर लिया गया। तो जो गैट 1994 था इसमें एक चेंज क्या किया गया, जो ऑब्लिगेशंस थी उन ऑब्लिगेशंस को लीगल किया गया, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया गया। तो 94 में लीगल ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की गई। और इसमें एक बात और कही गई, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज आती हैं तो इस टाइम कंट्रीज को जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज करनी, उनको प्राइस रिलेटेड मेजर्स को अडॉप्ट करना होगा। तो 94 के गैट एग्रीमेंट में इसको ट्रांसपेरेंट किया गया और कंट्रीज को कहा गया आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मत इम्पोज कीजिए, आप प्राइस रिलेटेड मेजर लीजिए, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कीजिए। और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की हर एक एग्रीमेंट किए गए। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स थे, हर एक आर्टिकल में गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन थे जिसमें हमने साइन किए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट था। गैट में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो इसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर लिया गया। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है हम नेक्स्ट सेशन में इस पर फुल वीडियो बनाएंगे। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसमें क्या था, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोविजंस दी गई थी। इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मार्केट एक्सेस मींस फ्री मार्केट एक्सेस होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इनको कम करना होगा। रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, जो आप अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दे रहे हो, उस इंपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी। जो रिस्ट्रिक्शन थी वो कैसे की थी, इनको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्सपोर्ट एंड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्सपोर्ट। जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्सपोर्ट थी उनको कम करने की बात कही गई थी, उसको एम्बर बॉक्स में इंक्लूड किया गया। जो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्सपोर्ट थी जिसमें ग्रीन बॉक्स आता है, ब्लू बॉक्स आता है, डेवलपमेंट बॉक्स आता है, तो जिससे हर एक इकोनॉमी का बेनिफिट होगा। रेगुलेशन कैसी इंपोज की जाएगी, रेगुलेशन ऐसी हो कि डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा सब्सिडी को रिड्यूस करेंगे और लेस डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा टाइम में सब्सिडीज को रिड्यूस करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक कंट्री इन्वेस्ट कर सकती है, उसको ग्रीन बॉक्स में रखा गया था। एंड इसमें थर्ड था रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी। अगर एक कंट्री अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है तो उस एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम करना होगा। तो सभी गुड्स कॉम्पिटिटिव रेट पर इंटरनेशनल मार्केट में बाय एंड सेल हो, ये प्रोविजन की गई थी। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट बना था, जिसमें एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स था, जिसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग।
टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ये पहले गैप में इंक्लूड नहीं था, तो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स हैं इसमें इंक्लूड किया गया। जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग थी इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो 10 इयर्स तक की एक कंट्री इम्पोज कर सकती थी। 95 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स हैं वो हम पर इम्पोज हुई हैं, तो 2005 में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म होगी। तो जो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था 10 इयर्स के बाद कॉम्पिटिटिव हो गया। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड थे इट मींस क्या हो गया, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिस वजह से वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकती, तो उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर कोई फॉरेन कंट्री है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो अगर फॉरेन से कोई टेक्निक लेकर आना चाहती है उसको फ्रीडम दी जाएगी। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें टेक्निकली बैरियर क्रिएट ना हो और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, जिससे जो इकोनॉमिक बूम्स एंड रिसेशन है उनसे बचा जा सके। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स स्कीम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, तो इसमें कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए अगर फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए ये कहा गया कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है इन दोनों को आपको सेम पार वैल्यूज पर वेटेज देनी होगी। जैसे आप अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देते हो, जैसे उसके साथ ट्रीट करते हो, वैसे ही आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रीट करना होगा। तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए विद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग। अगर कोई कंट्री है हमारी कंट्री में डंपिंग करनी स्टार्ट कर दे, इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो डेंजर आ जाएंगी, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, इस केस में एक कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज कर सकती है, जिससे जो कंट्री हमारी कंट्री में डंप कर रही है तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है वो इंपोज कर सकती है। एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इन ट्रेड्स में क्या है, लास्ट एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। इसमें क्या है, इसमें सब्सिडीज पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, इसने कहा है कि आपके सब्सिडीज को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एक है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज एंड दूसरी है अलाउड सब्सिडीज। प्रोहिबिटेड जिससे आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए सब्सिडीज दे रहे हैं, वो सब्सिडीज आपको कम करनी होंगी। और जो अलाउड सब्सिडीज हैं जैसे चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप अगर अपने फार्मर्स को इंडस्ट्रीज को लोन देते हो तो उसको अलाउ किया जाएगा। तो इस तरह सब्सिडीज पर भी रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया था। तो ये था फर्स्ट पार्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स के रिलेटेड जे 7 एग्रीमेंट्स थे जो मेंबर कंट्रीज ने साइन किए थे, और उसके बाद 4 एग्रीमेंट्स थे जिन पर हमने साइन किए थे, और उनमें सेकंड वन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जो सर्विसेज थी वो गैप में इंक्लूड नहीं थी, और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया गया। तो सर्विसेज के रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए गए जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड में प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट में जब 2/3 अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन जब हम इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो जी सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज करना होगा। तो सर्विसेज में 4 मोड्स बताए गए हैं कि 4 मोड्स के थ्रू कैसे सप्लाई की जाती है, मोड 1, 2, 3 एंड 4। जब हम इसको डिटेल में करेंगे इनके हर एक मोड की बात करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम ट्रिप्स भी कहते हैं। मीन्स अगर आप में कोई भी क्रिएटिविटी है जिस बेस से आप कॉपीराइट ले सकते हो, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपको राइट्स मिल जाएंगे जिस पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस पर 2 कैटेगरीज हैं, कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स, एंड सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसमें जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया,
जियोग्राफिकल इंडिकेटर हो गया, ऐसी प्रोविजंस हैं। और इसमें जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, आपकी कोई क्रिएशन है, इस पर आपको कॉपीराइट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो अगर मेंबर नेशंस हैं, इनमें कोई डिस्प्यूट हो तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है। ये बॉडी क्या करेगी, जो मेंबर नेशंस है इंटरनेशनल ट्रेड करने पर जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, इनको दूर करने की कोशिश करेगी। इसके अंदर इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाता है, जो पैनल मेंबर कंट्रीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, बहुत अच्छा इफेक्टिव बनाया गया है, जो गैट में नहीं था। एंड नेक्स्ट इज प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है, इसमें मेंबर कंट्रीज को चॉइस दी गई है कि वो इस एग्रीमेंट को साइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं। तो इसमें जो कंट्रीज हैं उनको न्यू रूल्स के लिए एग्री होना है या नहीं होना, वो वॉलंटरी बेस पर अपने साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट को चूज कर सकते हैं। तो इसमें हर एक मेंबर है वो इसका पार्ट नहीं है, इसमें सिलेक्टिव कंट्रीज हैं वो ही पार्टिसिपेट करती हैं। एंड लास्ट वन इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ये भी बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं ये प्रॉपर इंप्लीमेंट होते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को हर एक गवर्नमेंट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके लिए हर एक मेंबर कंट्री को अपनी एक रिपोर्ट देनी होती है टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी को, जो रेगुलरली देखती है कि एक मेंबर कंट्री क्या कर रही है, जो उनको नोटिफाई किया गया था, जो उनको बताया गया था, क्या वही पॉलिसी बना रही है या उसके अगेंस्ट कुछ कर रही है। तो इस तरह इनका एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बन जाता है। तो आज हम इस सेशन में एक चार्ट के थ्रू ओवरव्यू लिए वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, और इस एग्रीमेंट्स को हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पोस्ट इट इन द कमेंट बुक, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।